वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं। कला एवं संस्कृति। पद्मनाभ स्वामी मंदिर चर्चा में क्यों? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में स्थित भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सख्त कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ 26 अगस्त 2020 को भक्तों के लिए खोल दिया गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सबसे अमीर मंदिर की निगहबानी को लेकर चल रहे विवाद पर तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया है। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। कोर्ट ने राज परिवार के सेवादार के हक को तो बरकरार रखा है, लेकिन देवता की पूजा के तरीके से लेकर मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव, श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे तमाम काम का अधिकार 5 सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी और 3 सदस्य एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया है। प्रमुख तथ्य। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुर के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। ये विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है, जो पद्मतीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। मार्तंड वर्मा, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे, ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में विद्यमान है। मार्तंड वर्मा ने ही इस मंदिर में मुरजपम और भद्रदीपम त्योहारों की शुरुआत की थी। मुरजपम, जिसका अर्थ प्रार्थना का मंत्रोच्चार करना होता है, इस मंदिर में 6 वर्षों में एक बार अब भी किया जाता है। वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने ये घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपड़ी दानम कहा जाता है। सांझी चर्चा में क्यों? वृंदावन शोध संस्थान द्वारा 5 दिवसीय वेब सांझी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रज की सांझी कला में श्री कृष्ण कथा की विविधताओं पर भी चर्चा हुई। सांझी कला उत्तर भारत की प्राचीन और लुप्त होती लोक कला है। सांझी का महत्व पितृपक्ष में अधिक होता है। प्रमुख तथ्य। प्रागैतिहासिक काल और 12वीं शताब्दी के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिलता है। सांझी एक प्राचीन चित्रकला है, जो लोक परंपरा से जुड़ी है। सांझी का अर्थ संध्या अथवा सांझ से है। ब्रज में संध्या काल पूजा प्रार्थना का काल माना जाता है। लोक रीति के अनुसार ब्रज की किशोरियां सांझी देवी की पूजा करने को गाय के गोबर व फूलों से सांझी देवी का चित्र रचती थीं और संध्या में उनकी पूजा करती थीं। वहीं मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को गोबर और फूलों की जगह सूखे रंगों से रचा जाता है। पश्चिमी यूपी में आज भी महिलाएं कच्ची मिट्टी की दीवारों पर इस कला का चित्रण करती हैं, जिसमें गोबर, गेरू और चूने का इस्तेमाल किया जाता है। सांझी का स्वरूप गलता, मारवाड़ी, बेल, खुतर और हौदा के मिलन से बनता है। गलता जमीन से 10 से 12 इंच ऊपर दीवार पर अष्टकमल स्वरूप में बनाया जाता है। मारवाड़ी उसकी अंतिम दीवार होती है। इसके अंदर बेल और फूल बनाए जाते हैं। इसके बाद बेल और हौदा के बीच की जगह रंगों के छींटों से भरी जाती है। हौदा सांझी का मध्य भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं का युगल चित्रण होता है। बाघ प्रिंट
चर्चा में क्यों? जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में ट्राइफेड की टीम जनजातीय लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। ट्राइफेड द्वारा जारी पहल के तहत मध्य प्रदेश के बड़वानी में कार्य किया जा रहा है, जहां स्थानीय जनजातीय लोगों को लगातार आजीविका सुनिश्चित करने के लिए बाग, माहेश्वरी और चंदेरी वस्त्र शिल्पकला में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जनजातीय लाभार्थियों के पहले बैच को बाग परिवार अर्थात बाग मुद्रण में अग्रणी परिवार के पद्मश्री यूसुफ खत्री द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रमुख तथ्य: मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के बागराम की बाग प्रिंट ठप्पा छपाई पर आधारित है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी छपाई और उसका कपड़ा बहुत ही इको फ्रेंडली है, क्योंकि उसमें कपास के कपड़े का उपयोग होता है। बाग प्रिंट का कार्य मुख्यतः खत्री अर्थात छिपा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अन्य वर्ग के व्यक्ति भी महारत हासिल कर बाग प्रिंट का कार्य कर रहे हैं। इस छपाई में 100% प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अनार के छिलके से हरा रंग, लोहे के जंग से काला रंग एवं फिटकरी से लाल रंग तैयार किया जाता है। इन कपड़ों की एक विशेषता ये भी है कि छपाई के साथ साथ इनकी चमक व रंगों में निखार आता है। बाग प्रिंट के अंतर्गत चादरें, साड़ी, सलवार, सूट, ड्रेस मटेरियल, टेबल कवर, पर्दे, दुपट्टे, तकिए तथा कुशन कवर विशेष डिजाइनों में प्रिंट किए जाते हैं। सूती वस्त्रों के साथ ही महेश्वरी, सिफॉन, क्रेप, सिल्क, जॉर्जेट आदि कपड़ों पर भी ब्लॉक प्रिंटिंग कुशलता से की जाती है। बाग प्रिंटिंग प्रक्रिया में कपड़े को कलफ पानी में अच्छी तरह भिगोकर निकालते हैं। अरंडी तेल, संचोरा एवं मैंगनी के घोल में कपड़े को भिगोकर कपड़े को धूप में सुखाते हैं। कपड़े को खारा देते हैं। इस तरह तैयार कपड़े पर ब्लॉक प्रिंट करते हैं। ब्लॉक प्रिंट की छपाई के बाद कपड़े को सुखाते हैं ताकि रंग अच्छी तरह सूख जाए। इसके पश्चात फिर भट्टी के पानी में डाला जाता है, फिर साफ पानी से धोकर सुखा देते हैं। इस प्रकार कपड़ों पर बाग प्रिंट का कार्य होता है। पृष्ठ संख्या 72। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फेलुदा कोरोना टेस्ट किट चर्चा में क्यों? भारतीय औषधि महानियंत्रक ने टाटा CRISPR अर्थात क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कोविड-19 जांच फेलुदा के व्यावसायिक लॉन्च को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR ने 19 सितंबर 2020 को ये जानकारी दी। प्रमुख तथ्य: टाटा समूह ने नए कोविड-19 टेस्ट किट का निर्माण किया है। कंपनी ने क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कोरोना वायरस टेस्ट अर्थात CRISPR कोरोना टेस्ट को CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। साथ ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना वायरस की जांच में टाटा के नए कोविड-19 टेस्ट फेलुदा को सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। टाटा कंपनी ने कहा है कि ये जांच सटीक परिणाम देने में पारंपरिक RT-PCR परीक्षण के समतुल्य है। इसके अलावा ये सस्ता और कम समय में परिणाम देता है। इस पद्धति का प्रयोग भविष्य में अन्य महामारियों के परीक्षण में भी किया जा सकेगा। टाटा क्रिस्पर परीक्षण CAS9 प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला ऐसा परीक्षण है जो सफलतापूर्वक कोविड-19 महामारी फैलाने वाले वायरस की पहचान कर लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह है। अगर ये कोरोना वायरस को पकड़ लेता है तो कागज की स्ट्रिप पर ये रंग बदल देता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देशों के अनुसार टाटा क्रिस्पर परीक्षण में 96% संवेदनशीलता और कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए 98% विशिष्टता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बेंचमार्क मिले हैं। सौर चक्र 25 चर्चा में क्यों? नासा और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने दावा किया है कि
एक नया सौर चक्र शुरू हो गया है जो पृथ्वी पर मानव जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। प्रमुख तथ्य: ये 25वां सौर चक्र है जो सूर्य के अपने सौर न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद शुरू हुआ है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों का कहना है कि इससे पृथ्वी पर धूमिल और ठंडा मौसम आ सकता है। अंतरिक्ष एजेंसियां सूर्य की सतह पर विभिन्न अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती हैं, जिसमें काले धब्बे, विस्फोट, सौर फ्लेयर्स इत्यादि की निगरानी शामिल है। सूर्य हर 11 वर्ष में अपने चक्र को बदलता है। कुछ चक्र शांत होते हैं, कुछ चक्र सक्रिय। इसी से सूर्य का मौसम निर्धारित होता है। सूर्य के मौसम का प्रभाव रेडियो संचार और अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ता है। सौर चक्र 25 सौर चक्र 24 की तरह ही होता है। ये 100 वर्षों में सबसे कमजोर चक्र होता है। सौर चक्र 24 का शिखर जुलाई 2025 में आएगा। सौर चक्र का सबसे सक्रिय भाग सौर मैक्सिमम के रूप में जाना जाता है, जबकि सबसे शांत भाग को सौर मिनिमम के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन सूर्य द्वारा उत्पन्न जटिलता के कारण इसे समझने में कई महीने लग गए। सौर चक्र के कारण होने वाली सौर परतें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विकिरण जारी कर सकती हैं, जो उपग्रहों, ट्रांसफार्मर और अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा करके पृथ्वी के ऊपरी वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं। सौर चक्र क्या है? सौर चक्र अनिवार्य रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र को देखता है, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अपनी स्थिति को बदल देते हैं, जिसके कारण ये चक्र के माध्यम से काफी सक्रिय मध्य मार्ग बन जाता है। सूर्य हर 11 वर्ष में नया सौर चक्र शुरू करता है। एक नए सौर चक्र में ज्वालामुखी विस्फोट और गंभीर विकिरणों द्वारा चिन्हित सूर्य की सतह पर विभिन्न अशांत गतिविधियां होती हैं, जो वास्तव में ग्रह पर जीवन को प्रभावित करती हैं। बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन कार्यक्रम अर्थात बायोटेक किसान कार्यक्रम। चर्चा में क्यों? सरकार कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिसमें जैविक कृषि भी शामिल है, प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन गतिविधियों के लिए अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को समर्थन देती है। बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क कार्यक्रम भी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने पर केंद्रित है। इस गतिविधि को महत्वाकांक्षी जिलों सहित पूरे देश में समर्थन दिया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित जैविक कृषि को समर्थन देने के लिए रुपए 310 करोड़ का निवेश किया गया है। प्रमुख तथ्य: बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क अर्थात बायोटेक किसान जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, जो किसानों, विशेषकर महिला किसानों को सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य किसानों द्वारा सामना किए गए पानी, मिट्टी, बीज और बाजार की समस्याओं को समझना और उन्हें सरल समाधान प्रदान करना है। बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क अर्थात बायोटेक किसान को भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। 20 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति के माध्यम से केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। कुशल तथा प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए प्रमुख कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम, डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम, डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप तथा डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। बायोटेक किसान कार्यक्रम के उद्देश्य: स्थानीय किसान की समस्या को पहले समझकर
उपलब्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी को खेत से जोड़ना और उन समस्याओं का समाधान प्रदान करना, वैज्ञानिकों और किसानों के घनिष्ठ संयोजन में काम करना, छोटे और सीमांत किसानों की कार्य स्थितियों में सुधार करने का एकमात्र तरीका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के साथ काम करना है, विशेष रूप से वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से बेहतर कृषि उत्पादकता के लिए महिला किसान और भारतीय संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रथाओं को विकसित करना। पृष्ठ संख्या 73। रक्षा या आंतरिक सुरक्षा। हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। चर्चा में क्यों? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO ने सितंबर 7, 2020 को हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इंद्र नेवी 20। चर्चा में क्यों? भारत और रूस के बीच 11वीं बार आयोजित हो रहा द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया। इंद्र नेवी 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। प्रमुख तथ्य। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर क्षमता और दोनों नौसेनाओं द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में आपसी समझ को बढ़ाना तथा उनमें सुधार लाना है। इसमें जमीन और हवा में विमान रोधी मारक क्षमता का अभ्यास, गोले दागे जाने का अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन, जहाजों पर तैनात कर्मियों के लिए काम करने के नए तौर तरीके इजाद करना आदि शामिल थे। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को प्रमाणित किया है। ये नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मूल उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा पिछले कई वर्षों में हासिल की गई अंतर संचालन दक्षता को और मजबूत करना है और साथ ही बहुआयामी समुद्री अभियानों के लिए आपसी समझ और प्रक्रियाओं को विस्तार देना है। इस बार के संयुक्त अभ्यास में समुद्री परिचालन के क्षेत्र में व्यापक और विविध गतिविधियों को शामिल किया गया। संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल, विध्वंसक, रणविजय, स्वदेशी फ्रिगेट, सह्याद्री और फ्लीट टैंकर शक्ति द्वारा किया गया। रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व व्लादिवोस्तोक में स्थित प्रशांत क्षेत्र के नौसैनिक बेड़े के विध्वंसक एडमिरल विनोग्रादोव, विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूट्स और फ्लीट टैंकर बोरिस बुटोमा द्वारा किया गया। ऐसा पिछला अभ्यास विशाखापत्तनम में दिसंबर 2018 में आयोजित किया गया था। पृष्ठ संख्या 74। पर्यावरण एवं प्रदूषण। ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल। चर्चा में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस 19 सितंबर की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री ने एक आभासी कार्यक्रम में घोषणा की कि पहली बार भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है। प्रमुख पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्यूरी ने ये सिफारिश की है। प्रमुख तथ्य। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। समुद्री तटों को पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने को लेकर छिड़ी मुहिम के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 8 समुद्री तटों, गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड बीच और पदुबिर्दी बीच, केरल का कब्बड बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लेबल दिए जाने की सिफारिश की है।
8 सागर तट हैं। इस कार्यक्रम में भारत के अपने इको लेबल बीम्स का भी शुभारंभ किया गया और इसके लिए इन 8 सागर तटों पर एक साथ ध्वज लहराया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समग्र तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से तटवर्ती क्षेत्र और सागर की इको व्यवस्था की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक समग्र तटीय प्रबंधन व्यवस्था शुरू की है, जिसमें वो अपने सीकॉम विंग के माध्यम से एक परस्पर संपर्क, गतिशीलता, बहुअनुशासन और पुनरावृत्तिमूलक प्रक्रिया से तटीय इलाकों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। समग्र तटीय प्रबंधन व्यवस्था की परिकल्पना 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान पेश की गई थी। अब विश्व के लगभग सभी तटवर्ती देश अपने तटों के प्रबंधन का काम ICZM के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। अतः अपने तटीय क्षेत्र के प्रबंधन और सतत विकास के लिए ICZM के सिद्धांतों के पालन से भारत को इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति व्यक्त प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 19 सितंबर 1986 में शुरू हुआ था, जब लिंडा मरानिस की सागर संरक्षण के मामले को लेकर कैथी ओहारा से मुलाकात हुई थी। ओहारा ने तभी एक रिपोर्ट प्लास्टिक इन द ओशन मोर देन अ लिटिल प्रॉब्लम पूरी की थी। ये दोनों इसके बाद अन्य सागर प्रेमियों के संपर्क में आईं और उन्होंने क्लीन अप फॉर ओशन कंजर्वेंसी का आयोजन किया। इस पहले क्लीन अप में 2800 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। उसी समय से ये क्लीन अप 100 से अधिक देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। बीम्स अर्थात बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटवर्ती इलाकों के सतत विकास के उद्देश्य से तैयार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर अपने समन्वित तटीय प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत एक उच्च गुणवत्ता वाला कार्यक्रम बीम्स अर्थात तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है। ये परियोजना इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट की कई अन्य परियोजनाओं में से एक परियोजना है, जिसे भारत सरकार तटवर्ती इलाकों के सतत विकास के लिए लागू कर रही है, ताकि वैश्विक रूप से मान्य प्रतिष्ठित इको लेबल ब्लू फ्लैग को हासिल किया जा सके। बीम्स कार्यक्रम का उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्र के जल को प्रदूषित होने से बचाना, तटों पर समस्त सुविधाओं का सतत विकास, तटीय इको व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करने के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और अन्य भागीदारों को बीच की स्वच्छता और वहां आने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का तटीय पर्यावरण और नियमों के अनुसार पालन सुनिश्चित करने को प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रकृति के साथ पूर्ण तादात्म्य बनाकर तटीय मनोरंजन का विकास करना है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, चर्चा में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया। इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की नवाचार स्थिति के बारे में प्रदर्शन और विचार विमर्श के द्वारा सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में प्रकाश डाला गया। प्रमुख तथ्य: ISA असेंबली के अध्यक्ष और भारत के ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह, ISA असेंबली की सह अध्यक्ष और फ्रांस की पारिस्थितिकी पारगमन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली और अफ्रीका, एशिया प्रशांत तथा लैटिन अमेरिकन और कैरिबियाई क्षेत्र के उपाध्यक्ष उद्घाटन संबोधन के दौरान शामिल हुए। लिथियम आयन बैटरियों की क्रांतिकारी खोज करने के लिए वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेता जॉन बी गुडेनो और अकीरा योशिनो के साथ डॉक्टर M. स्टेनली व्हिटिंगम ने उद्घाटन के अवसर पर मुख्य भाषण दिया।
उद्घाटन सत्र 3 अनुबंधों के निष्कर्ष और घोषणा के साथ बड़े एजेंडे की शुरुआत का गवाह बना। इनमें एक अनुबंध आईएस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन और दूसरा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और तीसरा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ संपन्न हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस सम्मेलन के दौरान साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर धरेंद्र योगी गोस्वामी द्वारा आईएसए की तकनीकी पत्रिका सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया गया। पृष्ठ संख्या 75। आर्थिक एवं वित्तीय अवधारणाएं। डिग्निटी परियोजना चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का प्रतीक सेवा दिवस को मनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अर्थात केवीआईसी ने 17 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में डिग्निटी परियोजना के अंतर्गत 6 अभिनव साइकिल आसज्जित चाय या कॉफी बिक्री इकाइयों का वितरण किया। प्रमुख तथ्य। राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह और नई दिल्ली से लोकसभा सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में 6 बेरोजगार स्थानीय युवाओं को साइकिल से चलने वाली चाय या कॉफी बिक्री इकाइयों का वितरण किया गया। ये इकाइयां चाय विक्रेताओं को पेय पदार्थों को स्वास्थ्यकर रूप से बेचकर सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाएंगी। प्रत्येक साइकिल आसज्जित चाय या कॉफी बिक्री इकाई की कीमत ₹18,000 है और इसमें गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, एक छाता, बर्तन का प्रावधान होने के साथ ही चाय, चीनी, कप और स्नैक्स को ठीक प्रकार से रखने के लिए अलग अलग कंटेनर की व्यवस्था है। 17 सितंबर 2020 को केवीआईसी ने विभिन्न शहरों जैसे वाराणसी, जयपुर और चंडीगढ़ में ऐसी 17 इकाइयों का वितरण किया। केवीआईसी की इस पहल की सराहना करते हुए श्री अरुण सिंह ने कहा कि इसकी परिकल्पना गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए की गई है। साइकिल आसज्जित चाय या कॉफी बिक्री इकाई चिरस्थायी स्वरोजगार उत्पन्न करने का एक अभिनव और लागत प्रभावी तरीका है और इन इकाइयों के वितरण का उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। समर्थ योजना चर्चा में क्यों? कपड़ा कारोबार के क्षेत्र में कुशल कामगार तैयार करने के मकसद से मोदी सरकार समर्थ स्कीम को प्रोत्साहित कर रही है। देश के 18 राज्यों के करीब 4 लाख लोगों को समर्थ योजना के तहत कुशल बनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र से जुड़े कामकाजों में लोगों को कुशल बनाना और क्षमता निर्माण करना है। समर्थ स्कीम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 12 अगस्त 2020 को वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच इसे लेकर समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। प्रमुख तथ्य। समर्थ योजना मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पादन के गुर एवं उससे जुड़े कार्यों के प्रबंधन के हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि लोग वस्त्र उद्योग के कामों को दक्षतापूर्वक सीखकर इस इंडस्ट्री में जान फूंक सकें। इससे न केवल वैश्विक वस्त्र कारोबार में भारत की व्यावसायिक हिस्सेदारी बढ़ेगी बल्कि इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। केंद्र सरकार ने लोगों को समर्थ बनाने के लिए 18 राज्यों के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत सभी राज्यों के 4 लाख लोगों को वस्त्र उद्योग से जुड़े हुनर सिखाए जाएंगे। इस योजना में निम्नलिखित 18 राज्य शामिल हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, झारखंड और उत्तराखंड प्रमुख हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी लाभार्थियों को वस्त्र क्षेत्र से जुड़े
विभिन्न कामकाजों में नौकरियां दी जाएंगी। वस्त्र से जुड़े जिन क्षेत्रों में लोगों को कुशल बनाया जाएगा उनमें तैयार परिधान, बुने हुए कपड़े, धातु हस्तकला, हथकरघा, हस्तकला और कालीन आदि शामिल हैं। पृष्ठ संख्या 76।